नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। कांग्रेस को जबरदस्त जीत, अब 2024 में आर पार की जंग। हम आपको दिखा रहे हैं हम्पी की तस्वीर के सामने से। हाथियों के इस कारवां में 136 सीटों की जीत के साथ कांग्रेस पार्टी ने जो जबरदस्त स्पष्ट जनादेश, प्रचंड बहुमत कर्नाटक में पाया है और कैसे बीजेपी फिसलकर 64 पर पहुंच गई है। बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को यहां पर हुआ है। वहीं कुमारस्वामी की पार्टी जेडीएस भी 20 सीटों पर सिमट कर रह गई है। देखिए, 37 सीटें उनकी पिछली बार आई थी, लेकिन 103 वाली भारतीय जनता पार्टी भी कांग्रेस की सांधी में नहीं टिकी और वो पहुंच गए हैं 64 पर। 136 का आंकड़ा कांग्रेस पार्टी की तरफ से एक ऐसा जनादेश जिसमें शामिल है लोकल से लेकर शीर्ष नेतृत्व तक इस वक्त श्रेय लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम आपको बताएंगे कर्नाटक की पूरी तस्वीर और ऐसी जीत मिली है कांग्रेस पार्टी को जिसकी शायद खुद उन्हें उम्मीद नहीं थी। हालांकि डीके शिव कुमार ने आज तक से कहा था 2 बार कि 141 सीटें आएंगी, यानी वो लगभग इस उम्मीद में थे कि 140 के आसपास की सीटें आएंगी। लेकिन हमारा एग्जिट पोल भी एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है। आइए आपको अपनी ये रिपोर्ट दिखाते हैं और उसके बाद सभी खास मेहमान हमारे साथ होंगे। इस जीत पर चर्चा करेंगे और फिर यहां से क्या 2024 का टेम्पलेट मिलेगा, क्योंकि तमाम विपक्षी दल अब बीजेपी पर एक साथ टूट पड़े। कांग्रेस में ये दिन बहुत इंतजार के बाद आए हैं। अरसे बाद कांग्रेस की बगिया में जीत की बहार है और खुशियों की आतिशबाजी। जीत को तरसती कांग्रेस को हिमाचल के बाद दूसरी बार जीत की संजीवनी मिली है, जिसकी मिठास कांग्रेसियों के मन मस्तिष्क को आनंदित कर रही है। दिल्ली से बेंगलुरु तक कांग्रेस में जश्न का जोरदार सिलसिला चल रहा है, जिसकी वजह और मौका दोनों बनता है। कर्नाटक में नफरत की बाजार बंद हुई है, मोहब्बत की दुकानें खुली हैं। ये सबकी जीत है। सबसे पहले ये कर्नाटक की जनता की जीत है। सब नेताओं ने भाषण में कहा था कि हमारे 5 वायदे हैं, हम इन वायदों को पहले दिन पहली कैबिनेट मीटिंग में पूरा करेंगे। कांग्रेस ने कर्नाटक फतह कर लिया है। दक्षिण भारत का सूखा एक तरह से खत्म हो गया। खाली झोली में कम से कम एक राज्य की जीत तो आ ही गई। अब कांग्रेस की पुरानी रवायत फिर से शुरू हो गई है। जीत का श्रेय गांधी परिवार को सौंपा जा रहा है। सोनिया गांधी जी का और राहुल गांधी जी का और प्रियंका गांधी, ये सभी ने जो कैंप यहाँ करके हर जगह घूमे, हर जगह उन्होंने अपना प्रभाव डाला और उनके प्रभाव से भी बहुत से एरिया में ये जो परिणाम निकले हैं उससे ये दर्शाता है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की यादें फिर से तरोताजा करने में लगे हैं। कह रहे हैं कि राहुल गांधी की यात्रा ने हवा बना दी, जमीन तैयार कर दी। आज की जीत की इमारत उसी मजबूत नींव पर खड़ी हुई है। कांग्रेस गदाधारी राहुल गांधी के पुराने वीडियो भी पोस्ट कर रही है। भारत जोड़ो जीता है। भारत जोड़ने का सिलसिला कर्नाटक से शुरू हुआ है। 24 तक आप देखिएगा पूरा भारत जुड़ेगा और एक आवाज में बोलेगा। जिनमें अब चुनाव आने वाले हैं वो मिजोरम से लेकर तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। आप देखिएगा भारत इन 5 राज्यों में भी जुड़ेगा और 24 में भारत पूरी तरह से जुड़ जाएगा। कर्नाटक के नतीजों का बारीक विश्लेषण बताता है कि बीजेपी सरकार के खिलाफ भारी असंतोष था। भ्रष्टाचार के आरोप बीजेपी पर बेहद भारी पड़े। कांग्रेस ने स्थानीय मुद्दों पर प्रचार को केंद्रित रखा। बीजेपी का बजरंग बली वाला दांव औंधे मुंह गिर गया। पीएम मोदी से लेकर बीजेपी के तमाम बड़े नेता बजरंग दल पर बैन के कांग्रेसी घोषणा पर पूरी ताकत से घेराबंदी करते रहे, लेकिन ये कारगर नहीं रहा। पहले प्रभु श्री राम को ताले में बंद किया और अब जय बजरंग बली बोलने वालों को ताले में बंद करने का संकल्प लिया है। कांग्रेस ने कर्नाटक की कामयाबी से खुद को खड़ा रखने की जगह बनाई है, लेकिन सवाल है कि क्या कर्नाटक के नतीजे से कांग्रेस को लंबी दौड़ की ताकत मिलेगी? क्या 2024 के लिए इस नतीजे में कोई संदेश छिपा है? ऐसा कोई भी आकलन फिलहाल। क्या जल्दबाजी होगी? आज तक ब्यूरो।
क्या 2024 से इसको सीधा जोड़ लेना जल्दबाजी होगी या फिर कांग्रेस कर्नाटक के इस टेम्पलेट पर अपनी पूरी कहानी 2024 के लिए लिखने में कामयाब होगी और बड़ी चुनौती बीजेपी को देगी? आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ गौरव भाटिया, राष्ट्रीय प्रवक्ता बीजेपी की, कुछ देर में जुड़ेंगे। अभय दुबे जी राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ गए हमारे साथ। गौरव जी भी जुड़ गए हैं। अभय दुबे जी तो स्टूडियो में ही आज हमारे पास आ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। और संजय कुमार जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। लेकिन आज पहले जीत के लिए बधाई दे दी जाए, और ये जीत ऐसी वैसी नहीं है अभय जी, एकदम भय मुक्त है और जबरदस्त जीत है। लेकिन यहां पर ऐसा लगा कि वोकल फॉर लोकल कांग्रेस पार्टी हुई और कर्नाटक के नेताओं की जो मेहनत थी, जो वहां पर लगे रहे, सिद्धारमैया का कद, डीके का काम, आपने अपना एजेंडा बहुत पहले से 40% पेसीएम वाला सेट कर दिया था। टोन में नजर आई विपक्षी पार्टी के तौर पर लगभग 2 साल से बहुत सक्रिय होते हुए। इस तरह का एजेंडा आपका कामयाब होता हुआ वहां पर दिखा। क्या ये सच नहीं है कि कर्नाटक, जहां पर आपके लोकल नेताओं ने जबरदस्त मेहनत की है, जीत का श्रेय उन्हें ज्यादा जाना चाहिए, या फिर आप इसको गांधी परिवार की ही झोली में डालेंगे? अभय जी, देखिए, कर्नाटका ने जो प्रतिसाद कांग्रेस पार्टी को दिया है, हम उसको आत्मसात करते हैं और पूरी प्रतिबद्धता, विनम्रता के साथ प्रदर्शित करते हैं कि जो हमने वादे किए हैं वो कर्नाटका की जनता को, आज जैसे राहुल गांधी जी ने कहा कि पहली कैबिनेट में हम उसको आकार देना प्रारंभ करेंगे, उस पर हम काम करेंगे। मेरी मान्यता यह है कि जो दिशा भारत जोड़ो यात्रा ने देश को दी है, उसने एक ऐसा नैरेटिव सेट किया है कि सांप्रदायिक उन्माद की अपेक्षा विकास को तरजीह देने वाली बात की, लोगों के, युवाओं के रोजगार, महंगाई, भीषणतम भ्रष्टाचार, इनके खिलाफ जनता को मानस बनाना चाहिए। ये भारत जोड़ो यात्रा का एक संदेश था। कैसे सांप्रदायिक सद्भाव राहुल गांधी देश की में जीत है ये? नहीं, राहुल गांधी जी एक सामूहिक नेतृत्व की कांग्रेस पार्टी की जीत है। राहुल गांधी जी हैं, खड़गे जी हैं, प्रियंका गांधी जी हैं, सोनिया गांधी जी हैं, जयराम रमेश है, रणदीप सुरजेवाला है, पवन खेड़ा, जितने नेताओं ने वहां पर काम किया था, डीके शिव कुमार, सिद्धारमैया, ये तो वहां हैं लोकल जो काम कर रहे हैं। मगर भारतीय जनता पार्टी ने जो बात की वहां, हमने कहा था आपके शो में कि हनुमान जी की पूंछ में इन्होंने आग लगाई है। तो जब हनुमान जी लंका को जलाकर आए मिथिलेश कुमारी के पास वाटिका में, तो मिथिलेश कुमारी ने कहा, लंक जलाकर जली भी नहीं, हनुमंत विचित्र है पूंछ तुम्हारी। बोले कपि ही है राघव आगे। हनुमान जी ने कहा कि इसलिए एक पूंछ का बाल भी नहीं जला कि हृदय में मेरे राम है। बोले कपि ही है राघव आगे, पीछे है पूछ रहस्य है भारी। वानर को भला पूछता कौन, प्रभु श्री राम के पीछे है पूछ हमारी। तो हम राम जी के प्रशस्त मार्ग पर चले, सद्भाव के, विकास के। इसलिए कर्नाटका की जनता ने हमको पूछा और कुबेर की करप्शन की लंगा को ध्वस्त कर दिया। आज परिणाम ये बताते हैं और मैं बधाई देता हूं आज तक को और आज तक के विश्लेषण को, जिसने देश में सबसे सटीक विश्लेषण किया। और मैं भी हतप्रभ हूं कि जितनी संख्या सीट की और प्रतिशत वोटों का बताया था, लगभग उतना ही आज कर्नाटका में सामने आया। हमारा एग्जिट पोल एग्जैक्ट पोल साबित हुआ है, और जब तमाम पार्टियां खुद अपने मुंह से कहती हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है। लेकिन हाँ, ये एग्जिट पोल जो ईमानदारी से किया जाता है, सटीक बैठता है। संजय जी भी बधाई के पात्र हैं, इन्होंने भी ट्वीट किया था, और जो वोट परसेंटेज है इन्होंने भी बिल्कुल सही कहा था। लेकिन गौरव भाटिया जी, अब आपके पास, अब क्या ये इलेक्शन साबित करता है कि आपने जो यूसीसी, मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का, जय बजरंग बली का मुद्दा उठाया, केरला स्टोरी सारे आपके दिग्गज देखते रहे, उससे वो हिंदू वोट कंसोलिडेशन नहीं हो पाया, भ्रष्टाचार का आरोप कहीं टिक गया, जनता कांग्रेस की तरफ गई? अंजना जी, सर्वप्रथम तो मैं समझता हूं कि आज लोकतंत्र की जीत है, और इस अवसर पर मैं कांग्रेस के प्रवक्ता अभय जी यहाँ बैठे हैं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उन्हें बधाई देता हूं। प्रधानमंत्री जी ने भी कांग्रेस पार्टी को और उनके नेताओं को बधाई दी है, और बधाई के पात्र आप भी हैं और संजय जी भी हैं, क्योंकि आप लोगों ने बड़े मेहनत से काम किया और ये दिखा दिया कि भारत का लोकतंत्र जिंदा है। अंजना जी, और जो मीडिया है वो गोदी नहीं है, मीडिया वो दिखाता है जो मीडिया को लगता है कि सही है। और एक बात और अच्छी है कि जब हार होती है तो विनम्रता से उसे स्वीकार करना चाहिए। यही भारतीय जनता पार्टी की सीख है। मैं ठीकरा कहीं नहीं फोड़ूंगा, मैं ये जरूर कहूंगा कि कहीं कमी रही होगी। जनता ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया, लेकिन अगर हमें आगे चल के जनता का विश्वास पुनः जीतना है
तो हमें आत्मचिंतन करके और बेहतर भारतीय जनता पार्टी की जो नीतियां हैं उनका प्रचार करके जनता तक पहुंचाना होगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी की कुछ पंक्तियां हैं आज के मौके पे बहुत अच्छी हैं, मैं उसको जरूर कहना चाहूंगा। क्या हार में क्या जीत में, किंचित नहीं भयभीत में, कर्तव्य पथ पर भी जो भी मिला, ये भी सही वो भी सही, वरदान नहीं मांगूंगा, हो कुछ पर हार नहीं मानूंगा। तो हार हम नहीं मानने वाले हैं, आज का दिन इनका है और इनको बधाई हो, लोकतंत्र मजबूत हुआ है। अब मैं कुछ और मुद्दों पे आता हूं। देखिए, एक चीज हमें समझनी होगी कि भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों पे चुनाव में गई वो सांप्रदायिक बिल्कुल भी नहीं थे, और ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको कहता हूं। जैसे सबसे पहले आप आरक्षण धर्म के आधार पे नहीं दे सकते अंजना जी। जीत और हार एक अलग बात है, लेकिन संविधान की शपथ हमने ली है, और जब संविधान की शपथ ली है तो संविधान का अनुच्छेद 14, 15, 16 यही मूल भावना रखता है। ये बात हमने उठाई है और मामला सर्वोच्च न्यायालय में है। दूसरी, पीएफआई एक बैन संस्था, उसकी तुलना बजरंग दल से कर देना, वो भी अपने मैनिफेस्टो में, मैं समझता हूं ये भी उचित नहीं था। और ठीक है, हमने ये मुद्दा पुरजोर तरीके से उठाया और अपना रिपोर्ट कार्ड भी रखा, डबल इंजन की सरकार की बात भी करी, और हमने क्या विकास कार्य किए हैं ये भी किया, तो ये भी सही था। तीसरी बात मैं समझता हूं जो बड़ी बात है, अब तो चुनाव खत्म हो गया है, लेकिन कर्नाटका की संप्रभुता भारत की संप्रभुता से अलग नहीं है। ये बात मैं बार बार बड़ी जिम्मेदारी से भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते कहूंगा। जीत हो या हार हो, संप्रभुता के मामले में राष्ट्रहित सर्वोपरि है। इस मुद्दे पे हम कॉम्प्रोमाइज नहीं करने वाले हैं। अब मैं एक बात और कहता हूं, देखिए राहुल गांधी का भी एक ट्वीट आया, और मैं इतना ही कहूंगा, उन्होंने कहा कि जो गरीब है उसकी जीत हुई है। और उसी के बाद आपके चैनल पे भी मैंने एक गरीब देखा, वो रॉबर्ट वाड्रा था। रॉबर्ट वाड्रा बैठे थे गरीब का प्रतीक बन के, और भी चैनल पे थे। अंजना जी, आज ये सोचना होगा कि अगर हम बात करते हैं गरीब की, उसको मुख्य धारा में जोड़ते हैं, तो ये दिखाता है कैसे नरेंद्र मोदी जी की सोच में एक ताकत है। और यहाँ पे गरीब रॉबर्ट वाड्रा आ गए, जो कि 100 करोड़ से ऊपर के मालिक है, भ्रष्टाचार के आरोप में एंटिसिपेटरी बेल मिली है, और राहुल गांधी कहते हैं गरीब की जीत हुई है। अगर रॉबर्ट वाड्रा गरीब है तो फिर मैं समझता हूं ईश्वर सबको 100 करोड़ का मालिक बनाए और गरीब बनाए। धन्यवाद। ठीक है, इसका जवाब देना चाहते हैं अभय जी, लेकिन उससे पहले नरेश अरोड़ा जी इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। और नरेश अरोड़ा चीफ स्ट्रैटेजिस्ट थे, जिन्होंने पूरी सोशल मीडिया कैंपेनिंग और स्ट्रैटेजी डीके शिवकुमार और कांग्रेस पार्टी के लिए बनाई है। लगभग 2 साल से नरेश आप वहां पर चले गए थे और लगातार आपने पूरी प्लानिंग की। सबसे बड़ी बात जिसको आपने आगे बढ़ाने की कोशिश की, क्या था वो? आपका मीडिया स्ट्रैटेजी क्या थी, क्या सोच थी जिसके बिना पर आप लोग नरेश आगे बढ़े थे, जो 136 की जीत जिस पर आप बधाई के पात्र हैं? धन्यवाद रंजना जी। सबसे पहले तो जो मीडिया स्ट्रैटेजी की बात जब भी कभी आती है या किसी और भी माध्यम की बात आती है, तो वो स्ट्रैटेजी बनती है बेस्ड ऑन एजेंडा, बेस्ड ऑन रिसर्च, बेस्ड ऑन असेसमेंट। तो जो 2 साल में हम लोगों ने रिसर्च ग्राउंड पे किया, 2 साल पहले कांग्रेस पार्टी ने काम शुरू किया, उस पर रिसर्च के बेसिस के ऊपर ही मीडिया स्ट्रैटेजी थी। बट सबसे बड़ा केंद्रित बात ये थी कि जो स्थानीय मुद्दे हैं उनके ऊपर तवज्जो ज्यादा दी जाए, जो रोजमर्रा की जिंदगी में लोगों को जिन चीजों से इफेक्ट पड़ता है उन इश्यूज के ऊपर ध्यान रखा जाए, फोकस हटाया नहीं जाए। और कांग्रेस पार्टी का सारा स्ट्रैटेजी, चाहे वो मीडिया है, सोशल मीडिया है, उसके आसपास इर्द गिर्द भी घूमती हुई आपको भी दिखी, और आपने नोट किया होगा कि कहीं पे भटके नहीं। और मुझे लगता है कि उसका कहीं ना कहीं लाभ आज 136 के रूप में दिख रहा है। बजरंगबली की पूजा करते हुए डीके दिखे, फिर सिलेंडर की भी पूजा करते दिखे, इसके पीछे क्या सोच थी? बजरंगबली के भक्त हैं तो पूजा तो करेंगे। और डीके शिवकुमार, मेरे ख्याल से मैं जितने नेताओं के साथ आज तक काम किया है उसमें सबसे ज्यादा रिलीजियस आदमी है। सुबह उठ के पूजा करने से लेके रात को सोने से पहले पूजा करने तक उनका निष्ठा और आस्था भगवान में है, जिसको भी वो मानते हैं, और सबके यहाँ पे जाते हैं वो। और जहां तक सिलेंडर की पूजा करने की बात है, तो वो सिलेंडर जिसके बेस के ऊपर आज राजस्थान में भी आप देख रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपना चुनाव, अपना रणनीति बना रही है, वो सिलेंडर एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। रोजमर्रा की जिंदगी में गृहिणियां देखती हैं कांग्रेस की गारंटी में भी, चाहे वो राजस्थान में गारंटियां हो या यहाँ पे गारंटियां हो, दोनों जगह पे सिलेंडर को तवज्जो दी गई है। उसको पूजा इसलिए किया जा रहा है कि किसी ने कहा भी था कि उसको पूछ के वोट डालने जाना चाहिए। नरेश जी, आज डीके बहुत इमोशनल दिखे और आपने राजस्थान का जिक्र किया, तो राजस्थान में भी कांग्रेस 2 फाड़ ऐसी खुली हुई है इस वक्त।
सचिन पायलट सड़क पर हैं, जन समर्थन यात्रा कर रहे हैं अशोक गहलोत के ही खिलाफ। यहां पर एक टसल दिख रहा है कि मुख्यमंत्री का पद किसको मिलेगा। अगर सिद्धारमैया का कद है तो डीके का काम है जो उन्होंने इस बार चुनावों में किया है। किसकी जीत होगी? देखिए, मेरा पर्सनल जो मत है वो तो रहेगा कि जिसने काम किया है उस और जिसमें भविष्य दिखता है पार्टी को और प्रदेश को, उसको उसका हक होना चाहिए। बाकी मैं इसमें ना तो डिसीजन मेकर हूँ ना स्टेक होल्डर हूँ। अब पार्टी अपने आप निर्णय करेगी। हमारा काम यहाँ तक का था, हमने उस काम को अच्छे से करने की कोशिश की, परिणाम भी आए तो तसल्ली भी हुई है। राजस्थान के अंदर भी काम, आप जब इस कर्नाटक चुनाव से फारिग होंगे तो एक राजस्थान का भ्रमण आप भी कीजिए, आपको राजस्थान की स्थिति में दिखेगा कि क्या चीजें मीडिया के लेवल पे और क्या चीजें ग्राउंड के लेवल पे हैं। बट अभी कर्नाटक पे फोकस रखते हैं। कर्नाटक के अंदर मेरे ख्याल से उन्होंने काम और मेहनत और इमोशनल, आपने बात की, वो इमोशनल आज हम सब लोग हैं। हमने भी प्रताड़ना पर्सनल लेवल पे झेली है, उन्होंने भी झेली है। कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले उन्होंने एक टीवी संस्था के इंटरव्यू में कहा था कि मेरे को डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप ऑफर की गई थी और उस डिप्टी चीफ मिनिस्टरशिप की जगह मैंने जेल जाना स्वीकारा। ये कोई छोटी बात नहीं है। कहने में, किस्से कहानियों में ये बात बड़ी लगती है, बट छोटी लगती है, बट अगर निजी तौर पे इसको एक्सपीरियंस करना पड़े तो बड़ी बात है। और मैंने देखा है पिछले 2 साल में कि उनको कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन उन्होंने छुट्टी लेने की बात करी हो, जिस दिन उनको कुछ ना कुछ पर्सनल हरासमेंट की नोटिस नहीं आए हो। सब चीजों को झेलते हुए आज यहाँ पे उस पार्टी को लेके आए हैं, सस्टेन्ड कैंपेन से, रिलेंटलेस कैंपेन से लेके आए हैं। तो मैं मानता हूं कि उनका हक बनता है। एक आखिरी सवाल, देखिए क्रिटिक्स ये कहेंगे कि हमेशा कर्नाटक में पिछले 38 साल से सत्ता का परिवर्तन हुआ ही है, स्वाभाविक तौर पर हुआ है। कर्नाटक की जनता ने हमेशा जो भी सरकार है उसको सबक सिखाते हुए बाजी पलट दी है। तो इसमें नया क्या किया आप लोगों ने, क्या नया अचीव कर लिया? इस पर आपका जवाब। इसमें 2 बातें अंजना जी। एक तो है पूर्ण बहुमत की बात। आप पिछले 30 साल की, 38 साल के अगर आंकड़े निकाल के देखें तो कितनी बार सरकारों को या पार्टियों को पूर्ण बहुमत मिला है, और उसके अंदर आपको दिखेगा कि यह बहुमत आज एक ऐतिहासिक बहुमत है। दूसरी बात जहां तक आती है कि इसके अंदर नया क्या करने की बात है, नया सिर्फ इसके अंदर मेहनत की बात है। जनता मेहनत को हमेशा इनाम देती है और वो आज उस मेहनत को इनाम मिला है। मैं शॉर्ट में ये बात बताना चाहूंगा, अगर विस्तृत तौर पे जाएंगे तो बहुत लंबा समय चाहिए बताने के लिए कि क्या क्या काम 2 साल में, 2.5 साल में हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नरेश अरोड़ा, हमारे साथ आज तक पर जुड़ने के लिए। पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट के तौर पर आपने डीके शिव कुमार के साथ काम किया, प्रचंड जीत मिली है, बहुत बधाई आपको। और अभय जी, अब आप गौरव भाटिया जी की बातों का जल्दी से जवाब दीजिए। उन्होंने एक एक करके तमाम बातें कही हैं, आप लोकतंत्र पर, और राहुल गांधी जी थे जिन्होंने विदेश में जाकर लोकतंत्र पर टिप्पणी की। आप मीडिया को लेकर रोज प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं, आप इलेक्शन कमीशन पर प्रश्न खड़े करते हैं। जब इस तरह की जीत मिलती है तो सब अच्छे लगते हैं कि नहीं? सबसे बड़ी बात यह हुई है कि प्रधानमंत्री जी का दुखड़ा और मुखड़ा दोनों नहीं चला कर्नाटका में। प्रधानमंत्री जी से कर्नाटक के लोगों से अपेक्षा की थी अंजना जी, नहीं, सवाल से नहीं भागा। जवाब दीजिए। इन्होंने चुनाव उसी पर लड़ा था। मैंने तो आपको कल भी ये बात बताई थी कि जब भी हमारी तो प्रतिपक्षी दल होने के नाते जिम्मेदारी है, चुनाव आयोग अगर गलती करेगा तो हम सवाल खड़े करेंगे, अगर संवैधानिक संस्था गलती करेगी तो हम सवाल खड़े करेंगे। सवाल ये था कर्नाटका में कि प्रधानमंत्री जी से अपेक्षा थी कि आप अपना दुखड़ा लेकर बैठे कि 90 गालियां दी, आप 9 काम गिनाते प्रधानमंत्री जी। आपने कहा प्रधानमंत्री के चेहरे पर वोट दीजिए, जबकि अपेक्षा ये की गई थी कि आपके कार्यकर्ता ने आत्महत्या कर ली, ये कहते हुए कि प्रधानमंत्री जी मुझसे तक 40% का कमीशन मांग रहे हैं संजय पाटिल। आपने संवेदना के 2 शब्द व्यक्त नहीं किए। जिस पर आरोप था ईश्वरप्पा, उससे फोन पर बात की कि चुनाव जिता देना। ये कर्नाटका की जनता को ये बात अखरी, तो ये निर्णय, पानी बह चुका है उसके बाद, तो वो दिशा तय करेगा। मेरे सवाल पर तो जवाब दीजिए ना सर। आज भी मैं भविष्य के, आप तो अभय, आपके नाम में ही अभय लिखा है, आज आप जरूर इसका जवाब दीजिए। भारत में लोकतंत्र खतरे में नहीं है, कर्नाटक में जीत मिली तो ईवीएम ठीक चल रहा है, इलेक्शन कमीशन ठीक काम कर रहा है, मीडिया ठीक काम कर रहा है, और जिस पर आप लोग सवाल खड़े करते थे, क्या कर्नाटक की जीत के बाद सब ठीक हो गया है? नहीं, आज मुझे बताइए, क्या अभी महाराष्ट्र में एपीएमसी के चुनाव में प्रचंड बहुमत से महाविकास अघाड़ी नहीं जीती? बताया किसी मीडिया संस्थान ने? आज उत्तर प्रदेश का लोकल बॉडी का इलेक्शन है तो समानांतर रूप से, अरे एक विधानसभा और एक स्थानीय निकाय के चुनाव की कोई तुलना की जा सकती? लेकिन भारतीय जनता पार्टी इतनी भयाक्रांत है अपनी हार के भय से, उसको लगता है कि 24 के चुनाव में और प्रधानमंत्री जी की छवि पर इसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान हार की कगार पर ये लोग खड़े हैं। उसके बाद 24 का चुनाव है। दक्षिण के द्वार से भारतीय जनता पार्टी को देश की जनता ने खदेड़ दिया है, उत्तर की बारी है। तो इनको लगता है कि ये परसेप्शन मैनेजमेंट के लिए
हम स्थानीय निकाय के चुनाव भी वहां प्रदर्शित करें, जबकि उसमें कोई तुलना नहीं की जा सकती। इसलिए ये सवाल खड़े किए जाते हैं मीडिया संस्थानों पर, इसलिए इलेक्शन कमीशन पर हमने, क्योंकि जब देखिए भिंड में वीवीपैट में अगर कांग्रेस का बटन दबाएं ट्रायल रन में और भारतीय जनता पार्टी के कमल का चिन्ह निकले तो हम स्वाभाविक कमेंट ले लेते हैं। संजय जी, इनका दुखड़ा खत्म नहीं होगा, ये दूसरों को कहते हैं, लेकिन जब कर्नाटक का नतीजा आता है सामने दिखाया जाता है। यूपी चूंकि सबसे बड़ा स्टेट भारत का है, 80 सीटें हैं, 7वें नंबर पर कर्नाटक है 28 के साथ, 48 के साथ महाराष्ट्र। जितना हो सकता है दिखाया जाता है, क्योंकि वहां बहुत हैवी कैंपेनिंग भी की गई थी, योगी वहां पर खूब गए थे, वो दिखाया जा रहा है। अभी कह रहे हैं कि महाराष्ट्र का आपने क्यों नहीं दिखाया, फला का। ये दुखड़ा कभी खत्म होने वाला नहीं है। संजय जी, ये तो मीडिया और कांग्रेस प्रवक्ता के बीच की बात है, लेकिन मुझे लगता है कि जितने चुनाव अगर हुए हैं और उसके अगर नतीजे आ रहे हैं तो उसका विश्लेषण तो होना चाहिए और उसकी सूचना जो है दर्शकों तक जानी चाहिए। अब इसमें प्रोपोर्शनैलिटी का सवाल होता है कि आप किस चुनाव को बड़ा मानते हैं। जरूर है, अगर लोकसभा का चुनाव होता तो लोकसभा के बारे में ज्यादा चर्चा होती। मुझे लग रहा है कि कर्नाटक के चुनाव की चर्चा ज्यादा हो रही है। प्रोपोर्शनैलिटी का फर्क है, कहीं कहीं पर शायद मुझे लगता है किसी चैनलों में जो यूपी के जो अर्बन बॉडीज के जो चुनाव हुए उसकी चर्चा हो रही होगी ज्यादा। लेकिन मुझे नहीं लगता कि किसी एक चुनाव के जब नतीजे आ रहे हो तो उसको बिल्कुल ब्लैकआउट किया जा सकता है। अब ये शिकायत है अगर कांग्रेस पार्टी को, तो मुझे लगता है कि इसका जवाब तो एक दिन अलग से 1 घंटे शो करेंगे इनके साथ, उस दिन तमाम शिकायतें रखिएगा। आप ही के एक पार्टी के एक और सदस्य ले लें, उनसे बातचीत करें। मोहन प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और मोहन प्रकाश चेयरमैन है स्क्रीनिंग कमेटी फॉर सिलेक्टिंग कैंडिडेट्स फॉर कर्नाटका असेंबली पोल्स। इसके बाद गौरव जी मैं आपके पास आ रही हूँ। मोहन जी, खूब चुने आपने और इसीलिए अच्छे चुने, 136 मिले। नहीं सुनिए, एक तो आप अपने गले को थोड़ा विराम दीजिए, बहुत देर से बोल रही हैं, है ना? जी मोहन जी। हेलो, हाँ आ रही आवाज, बोलिए बोलिए। अरे आज तक ही लगा था ना। हेलो, हाँ आज तक ही लगा हुआ है मोहन जी, बोलिए, सुन रही हूँ आपको। आप अपने गले को थोड़ा विराम देंगी तभी तो हम बोल पाएंगे। बोलिए, बताइए। आपने बड़े अच्छे चुने, स्क्रीनिंग आपने बड़ी अच्छी की, तभी 136 का नंबर आया है। आप भी बधाई के पात्र हैं। और क्या क्राइटेरिया था जिस पर आपने इतनी अच्छी स्क्रीनिंग कर ली? ये इसलिए कह रहा हूं कि मैं सुन रहा था अभी आपको कि डीके शिव कुमार होंगे कि सिद्धारमैया होंगे। यही बात चुनाव के पहले आप लोग लगातार यही कहते रहे, यही राजस्थान के बारे में कहते रहे। जिस तरीके से प्रेम से, सौहार्द से टिकटों का वितरण हो गया, उसी तरीके से आप चिंता न करिए, वहां पर मुख्यमंत्री का चुनाव भी विधायक और हाईकमान मिलकर कर देगा, ताकि आप लोगों को ज्यादा तकलीफ न हो। अब मेरे प्रश्न का जवाब दें। हाँ बताइए ना सर, तीसरी बार पूछ रहे हैं आप, प्रश्न सुन आपका ही नहीं प्रश्न रहे मेरे हैं। पास तक नहीं पहुंच रहा है। मैं तीसरी बार पूछ रही हूँ सर आपसे, आपने स्क्रीनिंग अच्छी बोलिए की, तो, क्या हमको नहीं सुनाई क्राइटेरिया पड़ा। रखा, क्या क्राइटेरिया रखा जिसकी वजह से आप इतने अच्छे कैंडिडेट्स चुन पाए? हाँ। इसलिए कि ग्राउंड पर जो लोग काम करने वाले लोग थे और जिनका की जनता में अच्छा प्रभाव था, और सबसे बड़ी बात वर्कर्स के साथ, और जो हमारे जो जिले के लोग थे उन सबसे सहमति बना के और ये उम्मीदवारों का चयन हुआ। फिर उसमें जैसे हमारे पास बड़े अनुभवी लोग थे, खड़गे माननीय अध्यक्ष खड़गे साहब हैं, हमारे जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज हैं सुरजेवाला जी, और जो ऑर्गेनाइजेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल जी, ये फिर पहले वहां पर प्रभारी रहे थे। तो ये सारे लोग, इन लोगों का जो अनुभव था, उनका जो काम था और उनकी जो जानकारी थी, और साथ में जो डीके शिव कुमार जी थे और सिद्धारमैया जी थे, एमबी पाटिल जी थे, परमेश्वर जी थे, सभी जो हमारे और मेंबर थे, बीके हरिप्रसाद जी थे, इन सब लोगों की सहमति से उम्मीदवारों का चयन हुआ। ठीक है, जल्दी से गौरव भाटिया जी आप रिस्पॉन्ड कीजिए सबकी बातों को। धन्यवाद आपका मोहन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, आज तक पर तमाम सवालों के जवाब देने का। अभय जी इसके बाद मैं फौरन आपके पास आऊंगी। गौरव जी देखिए, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने बहुत एकजुट होकर, हालांकि आप लोग बार बार कहते रहे डीके और सिद्धारमैया में एक रिफ्ट है, लोग
फिर उन्होंने रोज इंटरव्यूज एक दूसरे के करने शुरू कर दिए, बातचीत के वीडियोस पोस्ट करने लगे ताकि लोगों में ये संदेश ना फैले कि दो फाड़ है यहाँ पर कांग्रेस पार्टी। उनका हर कदम सही होता चला गया और बीजेपी क्या हर कदम पर चूक करती चली गई। तभी तो सर आप सेंचुरी के पार थे और 64 पे अटक गए। देखिए अंजना जी, ये तो कहावत भी है कि जो जीत जाता है उसके 100 बाप होते हैं, जो हार जाता है उसको अनाथ बता देते हैं लोग। ये गलती होती है लोगों से। मैं मोहन जी को सुन रहा था और विरोधाभास मुझे दिखाई दिया, मैं जरूर बोलना चाहूंगा। उन्होंने कहा राजस्थान में देखिए कितना प्रेम है। अब अशोक गहलोत और सचिन पायलट का प्रेम तो अब सड़कों तक आ गया है। मुझे तो चिंता ये हो रही है, जो मैंने अभी दोपहर में भी कहा था, कि कुछ घंटों बाद या दिन बाद ये ना कहा जाए कि कौन डीके, और पता चला सचिन पायलट का जुड़वा भाई यहां कर्नाटका में पैदा हो जाए। क्योंकि गन्ने की तरह चूस के उसकी फाड़ी को फेंकने का काम कोई करता है तो कांग्रेस पार्टी करती है। लेकिन एक बात सही है, आज वो चुनाव जीते हैं, उन्होंने कुछ बेहतर हमसे किया होगा, और मैं ये जरूर कहूंगा कि आगे चल के हम और मजबूती से आएंगे। चुनाव अभी और प्रदेशों में बाकी हैं, और मैं ये कहूंगा पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त। जब 3 प्रदेश हम जीतेंगे अथक परिश्रम और मेहनत और ईमानदारी से, उसके बाद 2024 में मैं डंके की चोट पे कह रहा हूं कि 350 से ऊपर सीटें आएंगी। सीटें नहीं आएंगी आपकी। ममता बनर्जी कह रही है कि आज कर्नाटक से पता चल गया 100 सीटें नहीं आएंगी हाँ, मैं इस पे भी एक टिप्पणी कर देता हूं। आपको पता है कि यूपी के निकाय चुनाव में मेयर की जो चुनाव थे, 17 में 17 सीटें हमारी आई। अखिलेश यादव जी का पूरा घर जो है, राजनीतिक घर, उसमें आग लग गई, उजड़ गया। ऐसे ही अखिलेश यादव का एक ट्वीट मैंने देखा, उन्होंने लिखा है कर्नाटका का संदेश यह है कि भाजपा की नकारात्मक सांप्रदायिक, लिखे जा रहे। एक आदमी ने उनसे पूछा, अखिलेश भैया अंडा शून्य आया है आपका, आप ये क्यों नहीं बताते आपकी सीटें कितनी आएंगी? तो आज ये लागू होता है कांग्रेस पार्टी पर और टीएमसी पर भी। अंजना जी, ये लोग ये नहीं बता रहे कि इनकी कितनी सीटें आएंगी। मैं तो आपके कार्यक्रम पे कह रहा हूं, पुनः नरेंद्र मोदी जी आएंगे, और विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, और उसके मुद्दे अलग होते हैं। जब समय आएगा हम लोग मेहनत करके जीतेंगे। लेकिन आज बात यह है कि अगर हम आज विपक्ष की भूमिका निभाएंगे, पुरजोर तरीके से और ईमानदारी से निभाएंगे, तो हमारी हार में इनकी जीत कैसे हो जाती है, ये बात मैं समझ नहीं पाया। एक बात और गारंटी पे कह दूं, अंजना जी, आप चाहे छत्तीसगढ़ देख लीजिएगा, राजस्थान देख लीजिएगा, वहां पे किसानों का कर्जा माफ होना था, 10 दिन में गंगा जल हाथ में लेके कसम खाई थी, हुआ नहीं। बेरोजगारी भत्ता राजस्थान में मिलना था, वो मिला नहीं। हिमाचल में आप जानती हैं डीजल पे वैट बढ़ा दिया, महंगाई को एक मुद्दा बनाया। तो इनकी गारंटी केवल इतनी है, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे कांग्रेस ने ठगा नहीं, और गारंटी भ्रष्टाचार, सांप्रदायिक राजनीति और वंशवाद की। 5 गारंटीज जो आपने दी है अंजना जी, मैं इसके लिए तैयारी है पूरी, फाइनेंशियल उसका मैथमेटिक्स कर लिया है? बिल्कुल। मैं तो आज कब से लागू होगा? आज बहुत हतप्रभ हूं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता मोदी जी जैसे अभिभावक होते हुए अनाथ बता रहे हैं खुद को। एक हार पर खुद को अनाथ बता लिया। यही हाल देश के चुनाव में आगे होने वाला है। देश की जनता को गौर से सुनना चाहिए मैं क्या कहना चाहता हूं। आप चले जाइए प्रांत में, अभी राजस्थान के और छत्तीसगढ़ के उपचुनाव में 21 और 25 हजार वोट से भारतीय जनता पार्टी हारी। अगर हमने वहां अपने वादों को निभाया नहीं होता तो जनता वो प्रतिसाद नहीं देती। खुद विधानसभा में स्वीकार किया मध्य प्रदेश की, मेरे पास अभी बैग में वो प्रमाण पत्र पड़ा है कि 27 लाख किसानों का कर्ज कमलनाथ जी की सरकार ने माफ किया था। ये कृषि मंत्री का विधानसभा के पटल पर दिया हुआ बयान है। देश के लोगों, कर्नाटका में किया क्या इन्होंने, याद कीजिए। जब सबसे पहले वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने आरोप लगाया कि 40% कमीशन खा रहे हैं केम्पन्ना ने, जिसको इन्होंने जेल में डाल दिया 80 साल के आदमी को, तब इन्होंने प्रारंभ किया हिजाब का मुद्दा। इनके प्रदेश अध्यक्ष भाषण दे रहे थे एक जगह, कार्यकर्ता ने कहा कि सीवरेज और सड़कें खराब है, उनका रिकॉर्ड पर स्टेटमेंट है, इससे चुनाव नहीं लड़ा जाएगा। आप तो लव जिहाद की बात करो।
उसके बाद एनआरसी लेकर आए, यूसीसी लेकर आए। एनआरसी पर सच ये था कि इन्होंने लॉ कमीशन को जून 2016 में टास्क दिया, मोदी सरकार के लॉ कमीशन को, उन्होंने 18 में मना कर दिया। इन्होंने कहा नया लॉ कमीशन गठित कर रहे हैं, 2 साल तक उसका अध्यक्ष नहीं बनाया, क्योंकि सिर्फ चुनाव में मुद्दा भुनाना था इनको। यूनिफॉर्म सिविल कोड की यह कहानी थी। एनआरसी पर अमित शाह साहब ने प्रामाणिक रूप से लोकसभा में जवाब दिया है कि एनआरसी राष्ट्रीय स्तर पर हम नहीं लाने जा रहे हैं, उसका कोई प्रावधान नहीं है। मतलब फिर लोगों की आंखों में धूल झोंका सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का। तो ये चुनाव आते हैं तब यही होता है। बेरोजगार युवा कहते हैं रोजगार दीजिए, बहनें कहती महंगाई से राहत दीजिए। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है 2000 रुपए प्रति माह। राहुल गांधी जी का उद्बोधन सुना पहली कैबिनेट में, कर्नाटका की बिटियाओं को मिलना प्रारंभ हो जाएगा। हम युवाओं को, बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपए का भत्ता देंगे। हम आंगनवाड़ी की कार्यकर्ता बहनों को 15,000 रुपए प्रति माह देना प्रारंभ करेंगे। उनके रिटायरमेंट पर 3 लाख रुपए देना प्रारंभ करेंगे। 1,30,000 करोड़ रुपए किसानों का प्रावधान 5 सालों के लिए हम रखेंगे। उनके 3 लाख रुपए तक का कर्ज बगैर ब्याज के कर्नाटका के किसानों का होगा। 200 यूनिट तक बिजली मुफ्त। हमने सारा, देखिए कांग्रेस पार्टी का कोई भी घोषणा पत्र तैयार होता है तो उसकी फाइनेंशियल वायबिलिटी पहले निकाली जाती है, हमारे साथ जुड़ गए। उसके बाद हम आगे ठीक है, श्वेता जी भी हमारे साथ जुड़ गए। कब दीजिएगा, नहीं दीजिएगा, लेकिन नहीं, उससे पहले संजय जी एक छोटा सा कमेंट। क्या कर्नाटक का टेम्पलेट देश का टेम्पलेट बना है? मतलब असेंबली के बाद फौरन आप देखते हैं कि होता है हमेशा लोकसभा चुनाव, पिछले 3 चुनाव में तो ऐसा नहीं हुआ है। देखिए, कर्नाटक में जो जीत हुई है कांग्रेस की, ये कोई टेम्पलेट नहीं है। कांग्रेस के कर्नाटक का चुनाव देश के चुनाव के लिए टेम्पलेट नहीं हो सकता। लेकिन 2 चीजें इंपॉर्टेंट हैं अगर कांग्रेस पार्टी के नजरिए से देखा जाए तो। चुनाव टेम्पलेट क्या है, उसके 2 एलिमेंट्स क्या हैं? लोकल मुद्दों पर चुनाव लड़ना और लोकल लीडरशिप के सहारे चुनाव में जाना। कम से कम विधानसभा के चुनाव की मैं बात कर रहा हूं। अगर आप राष्ट्रीय मुद्दे पर चुनाव लड़ेंगे, राज्यों के चुनाव, तब कांग्रेस को फायदा होता हुआ दिखाई नहीं पड़ता। और अगर लोकल लीडरशिप नहीं होगी, नेशनल लीडरशिप से आप चुनाव नहीं जीत सकते। बार बार मैं इस बात का जिक्र कर रहा हूं, मैं राज्य के चुनाव का जिक्र कर रहा हूं। जब लोकसभा के चुनाव हैं तब मुद्दे अलग हो सकते हैं, लेकिन राज्यों के चुनाव के लिए यही टेम्पलेट है जिसके सहारे कांग्रेस को आगे जाना चाहिए। सवाल पलट रही हूं आपके लिए। क्या अगर अब ये कहते हैं कि 2024 में मोदी को उखाड़ फेंकेंगे, उसकी कोई बिसात दिखती है, नींव दिखती है उस क्लेम की? देखिए, कर्नाटक ही अपने आप में एक उदाहरण है। कर्नाटक के पिछले 4 विधानसभा चुनाव और 4 लोकसभा के चुनाव देख लीजिए, लोगों ने कैसे अलग वोट किया विधानसभा के चुनाव और लोकसभा के चुनाव के लिए। बार बार 2018 का जिक्र होता है। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस के लिए वोट, लोकसभा के चुनाव में बीजेपी के लिए वोट। दिल्ली एक उदाहरण है। जब विधानसभा का चुनाव होता है तो पुरजोर तरीके से आम आदमी पार्टी का समर्थन, लोकसभा के चुनाव में पूरा का पूरा बीजेपी के पक्ष में। तो ऐसे अब कई उदाहरण हैं जो स्पष्ट करते हैं कि विधानसभा के चुनाव से लोकसभा में क्या होने वाला है, उस निष्कर्ष पर पहुंचने में मुझे लगता है बहुत जल्दबाजी है। हर एक विधानसभा का चुनाव प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर इन्होंने नहीं लड़ा। ये बड़ी बात है कि इतने व्यापक रूप से कर्नाटका का चुनाव प्रधानमंत्री जी के चेहरे पर लड़ा और इतनी बुरी तरह परास्त हुए। गुजरात में भी लड़ा था। ये संकेत आपकी यही लाइनें होती थी। नहीं, गुजरात देखिए अंजना जी, हिमाचल में भी यही लाइनें होती थी। हिमाचल प्रदेश में इन्होंने कहा, देखिए इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बुरी तरह हार सीटों के हिसाब से देख रहे हैं, लेकिन आप इस बात को भी नजर में रखना चाहिए बीजेपी का वोट प्रतिशत गिरा नहीं है पिछले चुनाव के। नहीं, देखिए वोट परसेंटेज नहीं गिरा। संजय जी देखिए, पहले आपके साथ शो में था, पहले तो अंजना जी ये बात थी, मैं आपकी करेक्ट कर दूं, आपने कहा कि वहां रिवाज है सत्ता बदलने का। अरे 56 से लेकर 83 तक, निजलिंग अप्पा से लेकर के देवराज उर्स तक कांग्रेस पार्टी की 23-27 वर्षों तक लगातार सरकार थी। 38 साल नहीं सुना, ऐसा नहीं, मैं जानबूझ के नहीं, मैं वही नहीं सुना मैंने, लेकिन ऐसा करेक्शन नहीं कर रहे हैं। ये राज्य का व्यवहार नहीं, तो उसको डिस्टॉर्ट कर रहे हैं, पहले फिर करेक्ट, उसको राज्य के व्यवहार से मत जोड़िए। हाँ, नहीं, मैंने 38 साल बोला था, आप ध्यान से सुना कीजिए। मैंने सुना आपका 38 साल, 38 साल इसीलिए राज्य के देवराज उर्स और सिद्धारमैया सब जानते हैं किसने 5 साल वहां पूरा किया है। एक फैक्ट सुबह से हम लोग बता रहे हैं, इसे वहां गलत नहीं हो सकता। श्वेता, आपके पास आते हुए 19 पर आप पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं, मतलब 37 था, अब 19। किंग मेकर की भूमिका तो एकदम ही भूल जाइए, अब तो अस्तित्व की लड़ाई हो जाएगी कुमारस्वामी और उनकी पार्टी के लिए। अंजना जी, पहले कांग्रेस पार्टी को बधाई देना चाहते हैं जेडीएस। तो एक सेकंड, तस्वीर आ रही है, जरा दिखा दे। एक सेकंड, आ रही हूँ आपके पास। मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार, रणदीप सुरजेवाला सभी दिखाई दे रहे हैं और कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस इनकी तरफ से होने वाली है। जो मुझे जानकारी मिली है कि तीनों एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करेंगे। मल्लिकार्जुन खड़गे, सिद्धारमैया और डीके शिव कुमार इस वक्त
वहां पर मौजूद हैं। बधाई, एक दूसरे को फूल गुलदस्ता दिया जा रहा है। रणदीप सुरजेवाला भी दिखाई दे रहे हैं। अपनी बात पूरी कीजिए श्वेता जी। हाँ जी, जेडीएस की तरफ से कांग्रेस पार्टी को दिल से बधाई देते हैं और कर्नाटका की जनता का जो आज डिसीजन हमारे सामने है तो उसको तो हम दिल से एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ जो बात हो रही है, कांग्रेस पूरी तरह आगे निकल गई, जीत गए, तो हम हारे, सिर्फ मरे नहीं है, हम अभी भी जिंदा है। रीजनल पार्टी जो है हमारे गढ़ से हम स्ट्रांग है और जो जेडीएस की जो कार्यकर्ता है, मैं उनसे ओल्ड रिक्वेस्ट मैसूर करना फिसल चाहती गया हूँ। हाथों से। श्वेता जी सुनिए मैडम देखिए, एक मिनट, लेट मी कंप्लीट प्लीज। 19 हमारे out जो of कार्यकर्ता 224 है, यस मैडम, कोई बात नहीं। देखिए, हम हमारी जो पंचरत्न जो योजना है वो उनको जनता के पास ले जाने की हमने बहुत कोशिश की है, लेकिन जनता दूसरा बदलाव चाहती है तो वो हमको दिल से एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो इसमें हमारे जेडीएस की जो कार्यकर्ता है उनका आत्मविश्वास खोने की कोई बात नहीं है। हमारे जो सब पार्टी के लीडर्स है, हम सब हमारे साथ है। हम आगे और मेहनत करेंगे पार्टी का अच्छे से संगठन करके, और अगले इलेक्शन में हमारा अच्छा नंबर आ भी सकता है। क्यों सोचना क्यों है इतना? तो बीजेपी हारे, कांग्रेस नहीं, जीते क्यों और सोचना है? हम हार गए, उसमें कुछ नहीं है। क्यों सोचना है मैडम? तमाम राजनीतिक पार्टियों के जीवन में उतार चढ़ाव आता ही रहता है। बिल्कुल, नहीं, सही बात है। गौरव जी, सबक क्या है बीजेपी के लिए इस चुनाव में? क्योंकि वोकल फॉर लोकल होकर कांग्रेस पार्टी, जो कि पीएम का नारा है दरअसल कि देश में जो उत्पात है उसको बढ़ावा दिया जाए, लेकिन इन्होंने पॉलिटिक्स में वोकल फॉर लोकल को हिमाचल में, कर्नाटका में अच्छे से साधा है। बीजेपी के लिए सबक क्या है इसमें? देखिए, मैं आपकी जो बात है उसी को आगे बढ़ाते हुए एक बहुत बड़ा सबक है। क्या होता है, देखिए, असलियत, आप गारंटी की बात कर रही थी, ये मैं तथ्यों के साथ आपको बताता हूं, फिर उत्तर भी दे देता हूं। छत्तीसगढ़ में इन्होंने कहा बेरोजगारी भत्ता देंगे 2500 रुपए, वहां नहीं दिया। जो विधवा है उनको 1000 रुपए की पेंशन, फार्मर्स का, किसानों का लोन माफ करेंगे। झारखंड में 2 लाख रुपए तक का लोन माफ करेंगे किसानों का। जो बेरोजगार हैं उनको भत्ता देंगे और फ्री एजुकेशन सबको 12वीं क्लास तक। ये 2 प्रदेश है, झारखंड और छत्तीसगढ़, ऐसे ही राजस्थान भी है। इन्होंने किया नहीं, लेकिन ढोंग करना, झूठे छलावे करके उसका प्रचार करना, हमें इस बात को जनता के बीच में और मजबूती से रखना होगा और दिखाना होगा कि ठीक है, वादे आप करते हैं वो एक बात है, वो पूरे हुए कि नहीं हुए। जैसे भाजपा ने, अंजना जी, ठीक है, हम दूसरे नंबर की पार्टी बन के उभरे हैं, अपना रिपोर्ट कार्ड रखा, हमने बताया कैसे आईटी आया धारवाड़ में, हमने बताया कैसे 12 करोड़ टीके दिए, लेकिन कांग्रेस पार्टी अभी बता रही थी कितने 3 दशक से ज्यादा सत्ता में रही, एक चुनावी रैली नहीं इनकी कोई है कि जब ये सरकार में थे इन्होंने कन्नेडिगा भाई बहनों के लिए क्या किया। अगर इन्होंने बताया नहीं तो हमें भी और मजबूती से पूछना चाहिए और इनका जो असली चेहरा है उसको उजागर करना चाहिए। ये केवल एक उदाहरण है, लेकिन आप देखेंगे एंटनी कमेटी की जो रिपोर्ट थी जिसको डस्टबिन में डाल दिया गया था, वैसे भाजपा में नहीं होता है। आकलन होगा, आत्मचिंतन होगा, सीखेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, जनता का आशीर्वाद मिलेगा और पुनः जो बाकी प्रदेशों के अभी चुनाव आ रहे हैं वहां पे सरकार बनाएंगे। कर्नाटक की जनता को गृह मंत्री अमित शाह ने धन्यवाद दिया है और गृह मंत्री अमित शाह ये कह रहे हैं कि कर्नाटक की जनता ने लंबे वक्त तक हमें काम करने का मौका दिया, इसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। और इसी के साथ वो बधाई भी कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं। बीजेपी को लंबे समय तक अवसर देने के लिए धन्यवाद। मोदी सरकार कर्नाटक के हित में काम करती रहेगी। डबल इंजन का दम भरने के बाद अब जब कांग्रेस की जीत हुई है तो गृह मंत्री ने ये कहा है कि हम फिर भी कर्नाटक की जनता के लिए काम करते रहेंगे और कर्नाटक की जनता का बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इतने लंबे समय तक हमें काम करने का मौका दिया। देखिए, जो इतने सारे गारंटीज और इतने सारे यहाँ की फ्री राइड, ये फ्री राइड, वो फ्री राइड, उन सबको देना, मैनेज करना सिर्फ चुनावी वादा बनकर रह जाएगा या अभय जी आप उसको कर पाएंगे? राजस्थान की तरफ वो इशारा कर रहे हैं। देखिए, आप
खुद छत्तीसगढ़। आप तो खुद राजस्थान पे अपने संवाददाता से पूछिए। वसुंधरा जी 6,000 करोड़ रुपए छोड़ गई थी प्रॉमिस करके किसानों का, वो भी अशोक गहलोत साहब ने माफ किया। इन्होंने मध्य प्रदेश में राजनाथ सिंह जी से अनाउंसमेंट कराया था 50,000 रुपए का कर्ज माफ करेंगे 2008 में, चुनाव जीतने के बाद वो भूल गए। अब छोड़िए, देश की जनता को, राज्यों की जनता को क्या लग रहा है कि एक और प्रधानमंत्री जी जो जनहित के काम कर रही है कांग्रेस पार्टी, उसको रेवड़ियां बता रहे हैं। हम अगर लोगों को इस महंगाई में राहत पहुंचाना चाहते हैं अंजना जी, तो प्रधानमंत्री जी उसको रेवड़ी निरूपित कर रहे हैं। जबकि रेवड़ियां क्या है कि 5,35,000 करोड़ रुपए के बैंक फ्रॉस्टर्स इस केंद्र की सत्ता की सरपरस्ती में लूट कर भाग जाएं, नीरव भाई, मेहुल भाई, विजय माल्या, तो लोगों को लगता है कि ये रेवड़ी है, नहीं मेवा खिला रहे हैं। अगर 5,38,000 करोड़ रुपए के एनसीएलटी के 99% का हेयर कट देकर फायदा पहुंचा दें, ये रेवड़ियां हैं। 10 लाख करोड़ रुपए का लोन राइट ऑफ करें, ये रेवड़ियां हैं। या जो राहुल जी कह रहे हैं कि अपने धन्ना सेठ दोस्तों को विश्व का दूसरा नंबर का धनपति बना दिया और किसान की आमदनी 27 रुपए बात कहूंगा अभी, तो कर्नाटक की जनता ने अडानी के मुद्दे पे वोट दिया आपको। सारे ये समग्रता से सब मुद्दे थे, महंगाई था, बेरोजगारी था, संसाधनों की लूट थी और हमारी गारंटी थी। नहीं, 40% गौरव जी इस पर जवाब दीजिए। और ये क्या आप नहीं मानते कि विपक्ष को इससे ताकत मिलेगी? ये कर्नाटक की जीत कोई छोटी सी जीत नहीं है गौरव जी, 136 सीटों के साथ वो जीत रहे हैं और आप 65 पे सिमटे हैं। यहां से विपक्ष को 24 के लिए जीत नहीं मिलेगी, क्या एक ताकत नहीं मिलेगी? आर पार की लड़ाई नहीं बनेगी? अंजना जी, दोनों बातों का उत्तर देता हूं। सबसे पहले तथ्यों में कैसे, देखिए यहां भी अनर्गल बात कर रहे हैं, मैं बताता हूं। देखिए, इन्होंने बेरोजगारी की बात करी, जो नेशनल एवरेज है ये करीब 7.5% था, ये अप्रैल का आंकड़ा है 2023। कर्नाटका में कितना है? 2.3। पहला झूठ। दूसरा, इन्होंने ईवीएम और वीवीपैट की बात करी। जो पिछले चुनाव हुए थे उसमें वीवीपैट मशीन 100% एक्यूरेसी थी उसमें, इसीलिए ये सवाल पूछा गया आज ईवीएम और वीवीपैट ठीक है या खराब है, इन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। लोकतंत्र जिंदा है, इन्होंने बताया नहीं। और मैं आपको एक और बात बता दूं, आप याद करिए 2018 छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, 3 प्रदेशों में चुनाव हुए। हमने बहुत मजबूती से चुनाव लड़ा था। मध्य प्रदेश में तो बिल्कुल कांटे की टक्कर थी। सरकार 3 प्रदेशों में कांग्रेस पार्टी की तब बनी थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? 2019 का चुनाव आया और 303 सीटें आई, दोबारा पूर्ण बहुमत की सरकार आई। श्री नरेंद्र मोदी जी को जनता ने आशीर्वाद दिया। इसलिए मैं ये कहूंगा, जीत जीत होती है, लेकिन अति आत्मविश्वास अच्छा नहीं होता है। और केवल थोड़ा सा आपको भी चाहिए कि विनम्रता से अपनी बात रखे हैं। आज भी प्रधानमंत्री जी जब आपको बधाई दे रहे हैं तो यहाँ पे प्रवक्ता बैठ के बता रहे हैं कि कैसे अब शब्दों का इस्तेमाल करके उन्होंने ये किया। आप क्यों ऐसा करते? प्रधानमंत्री जी प्रियंका वाड्रा को बेटी बुलाते हैं तो वो कहती है नरेंद्र मोदी जी नीच राजनीति करते हैं। बिना गाली गलौज के, मर्यादा में रहते हुए भी तो मुद्दों की राजनीति हो सकती है। गाली देने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? जहरीला सांप कहना, ये सब उचित नहीं है। आज परिणाम आने के बाद भी इतनी गुजारिश जरूर करेंगे, मुद्दों पे लड़ाई रखिए, लेकिन गाली गलौज, अपशब्द इस्तेमाल करना ये उचित नहीं है। क्या 24 के लिए यहां से ताकत मिलेगी विपक्ष को? ममता बनर्जी का पिच आपने संजय जी देख लिया है, पॉलिटिक्स को आप हर राज्य में फॉलो कर रहे हैं। क्या इससे ताकत मिलेगी कि 136 की ये विक्ट्री है? राहुल गांधी या कौन सा लीडर पूरे विपक्ष के कुनबे को लीड करेगा? ये भी तो एक बहुत बड़ा सवाल। क्या राहुल गांधी की उस दावेदारी को बल मिलेगा यहां से 136 से? अंजना जी, मुझे लगता है ताकत मिले या ना मिले, मनोबल तो जरूर मिला है। मनोबल बढ़ा, ऊंचा हुआ है। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का मनोबल ऊंचा हुआ है और विपक्षी पार्टियां जिसका आप जिक्र कर रही हैं उनको भी ये लगने लगा है कि हाँ, बीजेपी को हराया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि जो एक मिथ बना हुआ था कि बीजेपी को आप हरा नहीं सकते, वो पंक्चर होता हुआ दिखता है। तो इससे कुछ ना कुछ तो फायदा विपक्ष के फेवर में जाता हुआ जरूर दिखाई पड़ रहा है। राहुल गांधी को एज कैंडिडेट ऑफ ऑपोजिशन, मुझे लगता है कि कांग्रेस के लिए ये संकट दूर नहीं हो रहा है कि आप विपक्ष को एक साथ ला सकते हैं या नहीं, क्योंकि कांग्रेस की अब पोस्चरिंग और स्टिफ होगी और उसके कारण, क्या स्टिफ पोस्चरिंग के कारण वो विपक्ष की जो पार्टियां, कम से कम 2 पार्टियों का जिक्र जरूर करना चाहिए, टीएमसी और आम आदमी पार्टी, जिन्होंने बहुत पहले से, और हाल ही में बीजेडी ने इस बात का ऐलान किया है कि वो कांग्रेस के साथ नहीं जाएंगे, चुनाव अकेले लड़ रहे हैं। बीआरएस ने भी कहा था। तो अब कांग्रेस और स्ट्रांग हो रही है, तो ये जो संकट है कि विपक्षी पार्टियों को एक साथ लाने का, वो दूर होता हुआ कहीं भी दिखाई नहीं पड़ता है।
अभय जी, अंजना जी देखिए, राहुल गांधी आप लोग अब ये मान रहे हैं क्या कि राहुल गांधी को ऑपोजिशन के तमाम नेता स्वीकार्य कर लेंगे एज लीडर ऑफ ऑपोजिशन, मतलब चुनाव के मद्देनजर? राहुल गांधी जी ये चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि विचार नेतृत्व करें, नीतियां नेतृत्व करें, व्यक्ति के नेतृत्व से व्यक्ति केंद्रित राजनीति में वो आस्था नहीं रखते हैं। ये आरोप हम पर हमेशा लगते रहे। 2004 को उठाकर देख लीजिए, जब सोनिया जी के नेतृत्व में हम सरकार में आए, क्या समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी ने पहले सहयोग किया था या साथ आए थे? नहीं थे कोalition पार्टनर वो। लेकिन चुनाव परिणाम के बाद जब सरकार बनी तो सब लोग साथ आए। लेफ्ट ने हमको वेस्ट बंगाल में हमारे साथ नहीं थे, वो पंजाब में और आंध्र प्रदेश में हमारे साथ थे, लेकिन वेस्ट बंगाल में नहीं थे। लेकिन चुनाव परिणाम आने के बाद साथ आए, तो ये समीकरण चुनावों के बाद व्यापक रूप से बनता है। राहुल गांधी जी कहते हैं समान विचारधारा के लोग जहां जो मजबूत हैं दृढ़ता से लड़ें। ये प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है और नीतियों को नेतृत्व में वो आस्था रखते हैं, व्यक्ति केंद्रित नेतृत्व। गौरव जी, एक कमेंट इस पर जल्दी से। अगर विचारधारा की लड़ाई है तो वो कह रहे हैं कि एक दूसरी विचारधारा आपको टक्कर देने के लिए 24 में तैयार है। देखिए, ऐसा है कि कांग्रेस का मतलब कंफ्यूजन, और राहुल गांधी किसी को स्वीकार्य नहीं है कि वो नेता बने पूरे महागठबंधन के। अंजना जी, आप खुद बताइए, क्या ये सही नहीं है कि आज भी बजरंग बली और भगवान राम दोनों का अपमान कांग्रेस पार्टी ने किया है, लेकिन आज बजरंग बली बोलना इनकी राजनीतिक जरूरत है। हम तो दिल से कहते हैं, मिल गया आज दरकिनार करके और भगवान राम का अपमान करके परिणाम दिया ना जनता ने भैया, शांत बजरंग बली जी के नाम पर। आज गुस्सा नहीं, ये जो दुष्प्रचार किया बजरंग बली जी ने, गदा घुमा कर ऐसा दिया है कि चारों खाने चित हो गए। अभी फिर भी बजरंग बली के नाम पर दुष्प्रचार। अंजना जी, अब ये तो उचित नहीं है अंजना जी। आज के दिन प्रधानमंत्री जी से गौरव जी के पीछे भी वहां मूर्ति लगी हुई है सबके। बजरंग बली ने इतना तो साबित कर दिया है कि वो सबके हैं, किसके हैं नहीं है अब देश तय करेगा 24 में। लेकिन यहां से कर्नाटक के नतीजे के बाद अभी कुछ राज्यों में भी चुनाव है, जिसमें तेलंगाना भी है, मध्य प्रदेश भी है, राजस्थान भी है। सबकी नजर आएगी इन राज्यों के नतीजों पर भी। लेकिन 2024 की जंग के लिए कांग्रेस को नई ताकत इस जीत से जरूर मिलती दिखाई दे रही है।